यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड। सो सी इंटरमीडिएट में आ गए हो, है ना? और आग नागपंच में भी है, तो आपके नाक जैसे दोस्तों से बच के रहना। सो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें आई वॉज वेरी हैप्पी कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा, जो कि जान करके मैंने दिया था। मुझे पता था वो डाउट तो आने ही वाला है। आप में से किसी किसी ने अपना होमवर्क कंपेयर किया तो आपको डाउट आया। कहां से कंपेयर किया? टैक्स कैलकुलेटर से। इंटरेस्टिंग था ना? बाकी सब आंसर्स तो मैच हो गए होंगे, बस एक मैच नहीं हो रहा था, है ना? सिक्स्थ वाला, जो जिसमें 6,70,000 ऐसा कुछ था। सो अब वही तो मैं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट इज अबाउट फॉर एवरी वन थिंग दैट यू नो देर आर फोर थिंग्स दैट यू डोंट नो। तो हमको वो एक्सेप्ट कर लेना है सबसे पहले कि अगर हमको एक चीज पता है तो चार चीजें नहीं पता है। सो कोई इश्यू नहीं है, एंड वही तो हम लोग सीख रहे हैं, एंड दैट विल टेक अस टू द टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास। ओके, आज हम लोग जो जो नया सीखेंगे, हम लोग ने पहले दिन क्या किया, आज तीसरा दिन है अपना। पहले दिन क्या किया, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, वाई टैक्सेशन, ओवरऑल कुछ टर्मिनोलॉजीज की बातें किया, सिलेबस की बात किया, इंट्रोडक्टरी था। सेकेंड डे जो हमारा सैटरडे का क्लास हुआ, उसमें हम लोग ने क्या देखा, प्रॉपर कैलकुलेशंस किया, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम्स देखा। और फिर हम लोग मेनली, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स फर्स्ट, हम लोग इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस में डाइव कर लिए। और मैंने आपको उसके पूरे फॉर्मूले समझाए इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के, है ना? पूरे मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, पूरे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, है ना? जो बेसिक स्लैब रेट्स है ना, न्यू न्यू स्कीम, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। न्यू का नाम क्या हो चुका है अभी? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या सेक्शन 115 BAC। ओल्ड रिजीम जो है उसमें it is the optional tax regime when you are opting to shift out of the default tax regime, that is the old regime। दोनों ही अपने को पढ़ना है, अपन ने बात किया, राइट? तो अब उस दिन हम लोग ने अंटू बंटू और चिंटू की तो टैक्सेस निकाले, इनकम दी हुई थी उस पर टैक्स निकाला, और आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर भी बताया कि जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। एक मैं अभी से क्वेश्चन दे रहा हूं कि वो जो कैलकुलेटर है वो हर सिचुएशन में परफेक्ट आंसर नहीं देगा। आगे जैसे जैसे आप कुछ स्पेशल केसेस देखोगे, इट विल नॉट मैच। 6,70,000 में तो जो कैलकुलेटर ने आंसर दिया वो करेक्ट दिया, वो उसने करेक्ट दिया। आपका जो आ रहा था उसमें कुछ और आपको आगे करना है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आप में से कुछ ही लोगों ने देखा होगा ना कैलकुलेटर में, किस किसने देखा, हाथ उठाएंगे एक बार? सीरियसली? गुड। कैलकुलेटर में जाके एक एक आंसर चेक किया आपने? बहुत टाइम लग गया होगा। क्यों टाइम नहीं लगतेगा क्या? इंटरनेट पे जाओ, फिर एक एक फिगर फिट करो, फीड करो, हो गया फटाफट। दैट्स गुड। ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है आपका, प्रोएक्टिव एटीट्यूड। बाकी लोगों को आइडिया नहीं आया, अरे हाँ यार ये भी तो कर सकते थे, जबकि क्लास में आपको रिसोर्स मिल गया था। सो इट इज अबाउट डूइंग व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। ओके, आपके पास में वो रिसोर्स अवेलेबल है, फ्रीली एक्सेसिबल है, आप उसको यूज कर सकते हो, बट नॉट ड्यूरिंग एग्जाम्स, ओनली ड्यूरिंग योर स्टडीज। आगे जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तब भी आप बोल सकते हो, है ना, कि तू बस इनकम बता, मैं एक सेकंड में टैक्स बता दूंगी। लेकिन बस थोड़ा सा बोलना, मोबाइल में एक सेकंड में बस डालोगे कहीं। हर किसी को पता भी नहीं ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। सो अगर हम लोग बात करें, ये आप लोग ने 6 केसेस किया था बेटा उस दिन, उसमें से सबसे आसान कौन सा केस था? पहला वाला, है ना? 2,30,000 अगर इनकम है तो न्यू रिजिम में भी निल है और ओल्ड रिजिम में भी निल है, बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है उसके नीचे ही है दोनों केस में। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड रिजिम में कितनी है? ओल्ड रिजिम 2.5 lakhs, मतलब नॉर्मल प्रोविजन या रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो अभी तक के एक्चुअल में वो डिफॉल्ट था। पिछले साल तक वो डिफॉल्ट था, ये ऑप्शनल था। इस साल से ये डिफॉल्ट हो गया, ये ऑप्शनल हो गया। उस कारण से आपके पूरे नोट्स के हर चैप्टर में जगह जगह पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? एंड आई हैव कंप्लीटेड द मॉड्यूल 1 फॉर यू, है ना? आगे की मॉड्यूल पे अभी काम चल रहा है। तो खैर आपको अभी से तो नहीं चाहिए ना आगे का चैप्टर, 7th वाला? नहीं अभी सर ये तो समझ लेते हैं हम लोग, है ना? सो जब समय आएगा उसके पहले आपको वो भी मॉड्यूल मिल जाएगी, चिंता मत करो। सो इसमें
डिफॉल्ट रिजिम के हिसाब से, एंड इवन जो ऑप्ट आउट किया न्यू रिजिम, सॉरी ओल्ड रिजिम के हिसाब से भी नील आ रहा है, बिकॉज बोथ केसेस में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसके नीचे ही हमारी इनकम आ रही है। नाउ ये जो वर्ड मैंने यहां पर यूज किया, ये वर्ड है टोटल इनकम। टोटल इनकम इज अ टेक्निकल वर्ड। टोटल इनकम मतलब कि एक प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद में आती है ना। आपको तो लग रहा होगा हाँ सर सब इनकम्स का मिला के टोटल लगा दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। टोटल प्राइस मतलब टोटल ऑफ द प्राइसेस, टोटल वैल्यू, टोटल ऑफ द वैल्यूज, नहीं नहीं नहीं। यहां पर देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू कंप्यूट दिस टोटल इनकम। उसमें भी न्यू रिजीम में अलग कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा ओल्ड रिजीम में अलग होगा। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम रहती है। पांचों की इनकम में से जो जो एप्लीकेबल है आपके केस में, जो जो टैक्सेबल है उसको हम लोग कंप्यूट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर कुछ तो माइनस करते हैं। जब हम लोग पांचों हेड की इनकम को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है समथिंग कॉल्ड एज जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोगों को कुछ डिडक्शंस अलाउड रहते हैं, वो लेते हैं, फिर हमको मिलता है टोटल इनकम। देयर आर सर्टेन डिडक्शंस व्हिच आर अलाउड। एनीबॉडी हैज मे हैव हर्ड ऑफ सम डिडक्शंस? इनकम में से कुछ माइनस कर सकते हैं, एनीबॉडी बताइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग हो गया, करेक्ट। बीकॉम में पढ़े हो, आंटी की ऑफिस में कहीं देखो, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, बाकी लोगों को लग रहा होगा यार हमको तो ये सब पता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन का इधर नहीं मिलता है, कंप्यूटेशन में मिल जाता है। एजुकेशन क्या, करेक्ट। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, करेक्ट। और कौन सी फी, ट्यूशन फी, ट्यूशन, ओके करेक्ट, ट्यूशन फीस का भी मिलता है, लेकिन कैप्स की ट्यूशन का नहीं मिलता है। कॉलेज में जो कॉलेज फीस है, स्कूल फीस में जो ट्यूशन का कंपोनेंट है ना, उसका मिलता है। उसमें बाकी भी कंपोनेंट्स रहते हैं। स्कूल फीस या कॉलेज फी देते हो ना, तो बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर लैब फंड और ये फंड वो फंड, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फी वाले कंपोनेंट का मिलता है। प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है, यस। हाँ, पीपीएफ ईपीएफ, यस। हेल्थ इंश्योरेंस का मिलता है, करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं, करेक्ट। ऐसे कुछ कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ कुछ जो डिडक्शन जैसे आपने बताया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो हेड के अंदर ही मिल जाता है। इसलिए हमको बहुत स्पेसिफिकली धीरे धीरे सेक्शन वाइज आइडिया लगाना होगा कि कौन सी चीज हेड के अंदर की है, कौन सी चीज बाहर मतलब बाद में मिलती है, जीटीआई के बाद मिलती है, कौन सी चीज ओल्ड में अलाउड है, कौन सी चीज न्यू में अलाउड है, ये भी एक देखने की बात है। मोस्टली ओल्ड में तो सब कुछ अलाउड रहेगा, लेकिन न्यू में कुछ कुछ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है। इसीलिए न्यू में जो अल्टीमेटली इनकम आती है वो थोड़ी ज्यादा आएगी। आप ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे, न्यू के हिसाब से आपका टैक्स कम आएगा व्हेन यू कंपेयर। आपके तो शायद 6 के 6 आंसर में आ रहा होगा, न्यू के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही होगी। फिर भी आई एम नॉट सेइंग दैट न्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि इनकम सेम थोड़ी ना रहेगी ओल्ड और न्यू में। अभी तो बस हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें सेम इनकम लेकर के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम लोग अलग अलग करते तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं आती थी, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल बना दिया आपके लिए। इज दैट ओके? सो अब हम लोग अगर बात करें, आपने ये वाला भी सॉल्व किया, मिस्टर B1 जिनकी एज है 49 ईयर्स, इंडिविजुअल रेसिडेंट, देश का पर्सन है लेकिन देश का बूढ़ा नहीं है ना, 60 एंड अबव रहे तो हम लोग उनको सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो 24 लाख रुपीज इनकी टोटल इनकम है। तो किया आप लोगों ने कैलकुलेशन, सबने किया क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, कई लोगों को याद ही नहीं होगा, कई लोग वीकेंड के माहौल में आ गए होंगे, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में अभी भी तैर रहे हवा में, है ना। हवा में तैरेंगे तो एक दिन तो गिरेंगे, है ना। हवा में तैर रहे हो, उड़ नहीं रहे हो, ओके। और वैसा है अभी, मतलब आपको कई लोग जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे मतलब इनिशियली, क्योंकि और कुछ लोग सिर्फ जोश जोश में अभी इनिशियली थोड़ा सीरियस है, बाद में अटेंडेंस से हमको बता देगा, अटेंडेंस से ही पता चल जाता है कि आप कितने सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के, ओके। बिकॉज आपको तो पता है बैकअप अवेलेबल है, कभी भी कर लेंगे, वो कभी भी का वक्त ही नहीं आता है, ओके। मैं अच्छे अच्छे एक एक एग्जाम्पल ला ला के खड़े कर सकता हूँ पुरानी बैचेस के स्टूडेंट्स आपके सामने, जिनके साथ ये सब खेल हुआ है। तो प्लीज बी वेरी रेगुलर इन द क्लासेस, एंड रोज जो छोटा छोटा सा अगर कुछ काम मिलेगा तो वो करना ही है, रिलीजियसली करना है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है काम तो जस्ट ओपन द बुक, रीड द थियरी, सी द सॉल्व क्वेश्चन कौन से कर सकते हैं,
डेटा आपके पास करने के लिए अनलिमिटेड है ना, जो आपको जो मटेरियल मिला है वो बहुत बहुत बड़ा है कंपेयर टू द वेरी लिमिटेड टाइम अवेलेबल. सो जिन लोगों ने किया, आई वुड अज्यूम कि 90% ऑफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन. ओके, मिस्टर B1, तो क्या किया बेटा आपने, अपने अपने तरीके से किया होगा. ₹24 लाख. तो लेकिन एज क्या है इनकी, एज 49 ईयर्स. ओके, ये सीनियर सिटीजन नहीं है. तो एक तरफ हम लोग न्यू रिजिम के हिसाब से कर लेते हैं विच इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, एक तरफ ओल्ड रिजिम के हिसाब से. आप लोग ने तो किया ही है ना, बस मेरा आंसर चेक कर लो, मुझे भी आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं. कितनी इनकम है, 24 लैक्स. तो कैसे लिखा आप लोगों ने, आपने सिर्फ आंसर निकाला या कुछ लिखा, प्रॉपर लिखा है? एग्जाम में आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है तो थोड़ी उसकी भी हैबिट चाहिए, नहीं तो कई बार सोचने में टाइम चला जाता है इसके बाद कैसे लिखे, कहां प्रेजेंट करे, क्या करें. तो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग. टैक्स में आपको घर पे बहुत ज्यादा लिखने की करके प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहेगा. जितने क्वेश्चन थोड़े बहुत मिल रहे उतना. अकाउंट्स और कॉस्टिंग में तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना ही चाहिए, वो तो प्योरली प्रैक्टिकल है, समझ रहे. सो टैक्स में जितना हो सके, खासकर क्लास में भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, साथ साथ में आपने लिखते जाना है, उससे एक्टिवनेस आपका बढ़ेगा. सो टैक्स ऑन क्या किया बेटा, फर्स्ट 3 लाख, कितना टैक्स आया, नील. क्योंकि इसके स्लैब्स है 3 से 6 से 9 एंड सो ऑन, है ना. ये आपको एक पॉइंट के बाद बहुत बोर होने लगेगा, लेकिन ये आपको करना है. ऑन नेक्स्ट 3 lakhs बोले तो कहां से कहां तक, 3 से 6 एट द रेट ऑफ 5%, कितना हुआ बोलो, 15,000. देन ऑन नेक्स्ट 3 lakh मतलब 6 से 9 एट द रेट ऑफ 10% बोले तो 30,000. ये अच्छा किया इन्होंने, 3 लाख के बाद चेंजेस किया है. देन ऑन नेक्स्ट 3 लाख मतलब 9 से 12 के रेंज पे कितना परसेंट था, 15%, 45,000. 3 लाख का 15%. मजा आ रहा है क्या? अब ऐसा है, क्या करेंगे, उस अब कहां तक पहुंच गए, अब 12 लाख तक पहुंच गए. इसके बाद 12 से 15 ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना परसेंट, 20% बोले तो 60,000. तो ये तो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा कि 15 लाख तक के टैक्स कितना आ रहा है, 1,50,000. अप टू इनकम ऑफ 15 लाख द टैक्स इज 1.5 लाख. फिर उसके ऊपर कितना है हमेशा आप उतना देखोगे, है ना. अब रिमेनिंग कितना बचा, ऑन बैलेंस 9 लाख, क्योंकि 15 से 24 तक जाना है. ऑन बैलेंस 9 लाख एट द रेट ऑफ 30%, 2,70,000 डन. सो इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया टोटल टैक्स बिफोर सेस कितना हो गया बोलो, 4,20,000, 4,20,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 16,800. ये ऐड करना कभी मत भूलना, टैक्स पूछा है तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट स्टेप में आ जाएगा. तो कितना हो गया, 4,36,800. जिन लोगों ने वेबसाइट पे चेक किया सेम आंसर आया था, मतलब अपना आंसर करेक्ट है. लेकिन कभी कभी आगे सेम नहीं भी आएगा तो भी अपने करेक्ट रहेगा, क्योंकि उनका जो है वो उन्होंने वहां डिस्क्लेमर भी देके रखा है ना, कि भाई हमारा पूरा परफेक्ट नहीं, यू शुड अप्लाई द टैक्स रूल्स प्रॉपरली. कुछ स्पेशल केसेस में मैंने चेक किया तो वो मैच नहीं हो रहा है आंसर. ओके, आई विल शो यू यूजिंग द रूल्स. इनकम टैक्स में जो लिखा है उसकी मदद से बताऊंगा कि अपना ही क्यों सही है. वो कैलकुलेटर कोई फाइनल नहीं होता है ना, वो सिर्फ एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है. वो मतलब रेफरेंस के लिए है जस्ट. लेकिन अगर आपका कोई स्पेशल इनकम आया तो आपको ध्यान रखना है, दैट मे बी रॉन्ग, दैट इज नॉट हैविंग एनी लीगल वैलिडिटी, ठीक है. खैर ये तो मैच हो गया होगा आपका, 4,36,800 आया सबका आंसर. तो यहां पर मैंने लिख लिया 4,36,800. गुड. एंड हम लोग साइड बाय साइड सेम इनकम के लेवल पे सब करते जाएंगे सो दैट हम कंपैरिजन भी कर सकें, है ना. मैंने जानबूझकर कैसे बनाया, आप मेरे पिछले साल के नोट्स देखोगे तो उसमें से 2 कॉलम्स नहीं थे, उसमें लिख दिया था कि अज्यूम दैट दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, उसमें सिर्फ यही किया था हमने. लेकिन अब इस साल से ये डिफॉल्ट बन चुका है, तो ये तो पहले करना पड़ेगा ना, ये तो आना ही चाहिए अपने को. सो बाकी डिफॉल्ट स्कीम की जो कंडीशंस वगैरह है ये सब मैं आपको चैप्टर 12 में बताऊंगा, चैप्टर नंबर 12 में एग्जैक्ट प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ में
कि कौन से सेक्शंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्या क्या अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जब तब बताऊंगा जब आप वो सब सेक्शंस पढ़ चुके हो। एंड ऑब्वियसली रिलेवेंट सेक्शन पढ़ते वक्त भी आपको आइडिया दूंगा कि ये पर्टिकुलर डिडक्शन है, ये ओल्ड स्कीम में अवेलेबल है, न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है, ये कोई डिडक्शन है, ये दोनों में अवेलेबल है। तो ये मैं आपको आइडिया देते रहूंगा, डोंट वरी। बट देन अभी पूरा पिक्चर कभी भी अपना कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है अपना, ठीक है? तब भी आपका वर्किंग नॉलेज जितना होगा। ओल्ड रिजीम में अगर एज 49 है तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी है? बेसिक एग्जामेशन लिमिट है 2.5 लाख। तो हम लोग बोलेंगे ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, राइट? टैक्स विल बी नील, ओके, टैक्स विल बी नील। 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक जाएंगे। सो ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू 12,500। देखिए मैं देख रहा हूं आप में से कई लोग लिख नहीं रहे क्योंकि आपने पहले से होमवर्क किया होगा। सो कितना आपको कूल लग रहा होगा क्लास में, हाँ यार इंटर की पढ़ाई अपन पहले से अपना रेडी है, उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो आपको बता रहा हूँ ना कर लोगे तो बहुत फायदा होगा, यू विल बी एट अ वेरी बिग एडवांटेज, है ना? एंड वो छोटा सा डिफरेंस आज दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। दैट्स रियली गुड। एंड जो लोग करके भी नहीं आए और लिख भी नहीं रहे वो लोग कृपया लिख लीजिए, है ना, वरना उनका बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो 5 लाख तक के इतना, 5 लाख के बाद अगला सीधा है 10 लाख पे। सो नेक्स्ट 5 लाख, 5 to 10 स्लैब सबको समझ रहे क्या कैसे वर्क कर रहे हैं? 5 to 10 पे सीधा 20% बोले तो 1 लाख। इसमें 10 लाख तक के हमको टैक्स मिल जाता है स्पेसिफिक 1,12,500, और उसके बाद में सीधा बैलेंस बचता है कितना? 14 लाख। 10 लाख के बाद 30% का स्लैब है ना, ऑन ऑल इनकम। सो 14 लाख का 30% होता है 4,20,000। मतलब यहां इतना जो टोटल आया था ये तो सिर्फ ऊपर के 14 लाख पे आ गया। सो क्लियरली ओल्ड रिजिम इज गोइंग टू गिव यू मच हायर टैक्स। उस दिन मैंने पूछा था आपको कि किस में ज्यादा टैक्स आएगा, तो आप बोल रहे थे न्यू में आएगा। उस दिन पूछा था मैंने क्लास में, न्यू में बेसिक एग्जामेशन ज्यादा है तो टैक्स कम आएगा, न्यू में रेट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो टैक्स कम आएगा। ओल्ड में रेट देखो सडनली बढ़ रहे हैं और 10 लाख के ऊपर ही 30% लगना शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ओल्ड रिजिम में टैक्स सेम लेवल ऑफ इनकम पे ज्यादा आएगा। सो कितना हो गया बोलिए? 5 लाख 32 लाख 500, 5,32,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 21,000, इसको ऐड कर लो 5,53,800। इतना आया मिस्टर B1 का टैक्स 5,53,800। आपका भी आया, और ऑनलाइन तो आपने सिर्फ 24 लाख डाला होगा तो आपको दोनों आंसर दिख गए होंगे और ये भी बता दिया होगा कि इसमें कितना टैक्स बच रहा है। ओके 5,53,800। सर फिर ओल्ड में हमेशा ही अगर ज्यादा आएगा तो वो पढ़ते क्यों है अपन? सो हम लोग वही इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें कभी कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिल जाएंगे तो इनकम ही कम हो जाएगी। जो यहां पर अगर 24 लाख की इनकम है तो यहां पर वो इनकम से अगर 20 लाख हो गई तो मे बी आपको ओल्ड वाला बेटर लगने लग जाए, उस पर इफेक्टिवली टैक्स कम आ जाए, डिडक्शन इतने सारे आपने अगर ले लिए अगर अवेलेबल है तो। सो इसलिए लेट अस नॉट क्रिएट थंब रूल कि ये ही हमेशा बेस्ट है, बट एट सेम लेवल ऑफ इनकम ऑब्वियसली न्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर एट सेम लेवल ऑफ इनकम। डिड यू अंडरस्टैंड? धीरे धीरे इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने जैसे इसको डिफॉल्ट बना ही दिया है तो आगे गवर्नमेंट का इंटेंट क्लियर है कि धीरे धीरे दे विल बी डूइंग अवे विद दिस लॉट ऑफ एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। जितने ज्यादा एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस रहेंगे उतना हमारा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड आपने तो जो वर्ड बोला वो मेरे दिमाग में बैठ गया, 6 महीने तक याद करूंगा मैं कि टैक्स से खासर हमको वर्ड याद आता है कॉम्प्लिकेटेड। इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट देन शुड इट नॉट बी सिंप्लीफाइड? यस। इज द गवर्नमेंट हैविंग एनी इंटेंट टू सिंप्लीफाई इट? यस। वो लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ये न्यू रिजिम लाए हैं। ओके ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों लाए हैं? क्योंकि एकदम रातों रात कर दिए मित्रों आज रात से ये रेट से टैक्स लगेगा तो भी हैवॉक मच जाएगा, क्योंकि ओल्ड में ऑलरेडी कुछ लोगों ने बहुत सारे एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स लेके रखे हैं, लोगों को उसकी आदत थी। लोगों को ओल्ड वाले जो रिजिम है उसमें कुछ कुछ तो बेनिफिट्स ऐसे जो 15 साल तक के लेते हैं आप। आपने 1 साल अगर कोई बिजनेस शुरू किया तो 15 साल तक के प्रॉफिट्स में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है।
जो न्यू में नहीं है। तो ओल्ड वाला धीरे धीरे वो लोग इतना अनअट्रैक्टिव बना देंगे कि लोग उसको चूज करना ही बंद कर देंगे। लोग बाय डिफॉल्ट इसी में है, और कुछ करने के लिए आपको कुछ बड़ा इंसेंटिव चाहिए ना शिफ्ट होने के लिए, तो उतना बड़ा इंसेंटिव रहेगा नहीं फ्यूचर में। ऑलरेडी रेट्स जो उन्होंने जो चेंज किए पिछले साल से इस साल ना, रेट्स चेंज किए, थोड़े फेवरेबल किए, लेकिन ओल्ड में हाथ नहीं लगाया, सिर्फ न्यू रिजिम में हाथ लगाया। पहले ना न्यू रिजिम के भी रेट्स कैसे थे पता है? 2.5 तक के नील, 2.5 से 5 लाख तक के 5%, 5 से 7.5 लाख था, 7.5 से 10 था, ऐसा धीरे धीरे बढ़ता था, 10 से 12.5, 12.5 से 15, फिर 30 आता था। तो मतलब एक 25% का भी एक एक्स्ट्रा रेट था पहले, वो हटा ही दिया। तो इसमें उन्होंने और फेवरेबल अमेंडमेंट कर दिया इस साल जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई ना, और फेवरेबल हो गया ये तो, करेक्ट। सो लेकिन ओल्ड को उन्होंने चेंजेस नहीं किया। इसका मतलब द इंटेंट इज वेरी क्लियर कि वो लोग इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, ओल्ड को और अनअट्रैक्टिव बनाते जाएंगे। ओल्ड में कुछ किए बगैर न्यू को और अट्रैक्टिव बनाएंगे, है ना। अभी एक लेवल ऑफ इनकम जो है एंड डिडक्शंस है, वो लोगों के लिए न्यू अभी बेटर है। ऑलरेडी अभी मैक्सिमम परसेंटेज जनता के लिए न्यू बेटर हो चुका है। स्टिल कुछ लोग जो स्पेशल सेक्शंस का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको बोले कि तुमको ऑप्शन दिया है हमने, यू कैन गो देयर। उसमें भी मजे की बात बताता हूँ, सैलरीड इंडिविजुअल वगैरह को क्या बोला है, तुम हर साल आके चूज करो यहां जाना कि यहां जाना, हर साल एंड पे डिसाइड करो वेदर यू वांट टू गो विद द न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम, नो प्रॉब्लम। अगर ओल्ड में जाना है तो एक फॉर्म है वो भर देना बस, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन जो असेसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाता है, उसको बोला कि तुम्हारा बाय डिफॉल्ट तो ये रहेगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? न्यू। अब तुमको ओल्ड में जाना है तो जाओ, जा सकते हो, एक फॉर्म भर दो, ओल्ड में चले जाओ। लेकिन फिर ओल्ड ही कंटिन्यू होते रहेगा ऐसा मानेंगे। लेकिन फिर तुमको वापस न्यू में आने की कभी इच्छा होगी तो आ जाओ, लेकिन अब एक बार आगे तो अब दरवाजा बंद कर देंगे, अब वापस नहीं जाने देंगे। बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए क्या है, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो न्यू से ओल्ड में एक बार जाके स्वाद लेकर के वापस अगर आ गए तो अब फिर जाने नहीं देंगे, समझ रहे क्या? हाँ, अगर न्यू से ओल्ड में गए, ओल्ड में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब तक के प्रोविजंस में और चेंजेस नहीं आते ओल्ड चलता रहेगा। लेकिन जिस बार वो ओल्ड से वापस न्यू में आ गए एक बार जाके, तो फिर दोबारा जाने नहीं देंगे। एक बार जा सकते हैं, वहां से एक बार आ सकते हैं, फिर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे विल लॉक दिस पीपल। अब उनके पास चॉइस ही नहीं बचेगी। और सैलरीड वालों को न्यू इतना अट्रैक्टिव लगने लगेगा फ्यूचर में कि ऑलरेडी लग रहा है कि वो लोग ओल्ड में जाना नहीं चाहेंगे। सो मे बी आप लोग ओल्ड वाला पढ़ रहे हो, मे बी 3-4 साल बाद जब मैं कोई बैच में अगर पढ़ाते रहूंगा, जब पढ़ाऊंगा, तो मे बी मैं ये सब पढ़ाऊंगा ही नहीं। मे बी वो स्कीम ही इतनी इरेलेवेंट हो जाएगी कि वो या तो आईसीए, ये हम लोग अलग से एक छोटा सा उसका पार्ट बता देंगे, या तो आईसीए की बुक से वो हटा देंगे, इंटर के सिलेबस से, मे बी। ओके, दैट इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। अभी आप लोग ओल्ड और न्यू के बीच में हो, आपका सिलेबस भी न्यू सिलेबस आ गया, लेकिन आपको ओल्ड का इंपैक्ट तो पड़ रहा है, फाउंडेशन ओल्ड से किया और इंटर न्यू से कर रहे हैं, तो आपको दोनों की स्कीम्स जो है, दोनों रिजीम में क्या होता है वो अच्छे से समझना है। अभी ऐसा सिस्टम है, कोई भी चेंज करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। एनी चेंज इज मेसी, ओके, एनी चेंज इज मेसी एट द बिगिनिंग, एंड देन जब वो सेटल होती है चीजें तो फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है एनी काइंड ऑफ अ चेंज। जैसे आप में से भी कई लोग आउट ऑफ नागपुर से नागपुर आके सेटल हुए, तो इनिशियल कुछ 4-5 दिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे, धीरे धीरे फिर अपन सेटल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, इवन इफ इट इज अ चेंज फॉर गुड, पीपल डोंट लाइक इट। ओके, लाइक डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, लाइक यहाँ पर भी अगर बोलते थे मित्रों आज से बंद ये शुरू, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी, है ना, मतलब गवर्नमेंट का नेगेटिव इमेज बना देते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम आपको ऑप्शन दे रहे, आना है तो आओ, उस नहीं तो फिर पुराने में रहो। फिर 2-3 साल बाद क्या बोल दिया, यही मेन है, जाना है तो जाओ, है ना। ऐसा कितने स्मार्ट खेल रहे देखो आप। अब देखते हैं अगले साल क्या होता है। अगले साल मैं सेकंड बजट का वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट बजट में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। सेकंड बजट आएगा ना इलेक्शन के बाद वाला, उसमें मेन मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट मिस्टर B2, बताइए ये आपने दोबारा निकाला क्या? नहीं क्या? ये आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि न्यू रेजिम में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस सेम स्लैब्स अवेलेबल है। तो क्या आंसर आया बेटा आपका?
4,36,800 और B3 का भी 4,36,800। इनकी एज ज्यादा है तो भी उनको न्यू रिजिम में इतना ही मिलता है, ठीक है, सेम स्लैब्स रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है बीइंग अ सीनियर सिटीजन, एटलीस्ट ये वाले पार्ट में। हाँ, दूसरे सेक्शंस में कहीं कहीं मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट आगे भी, लेकिन यहां तो नहीं मिलता है। अब ये वाला आपने कैलकुलेट किया। सो इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर B2, ओके, हैविंग इनकम ऑफ 24 लाख रुपीज, बट एज कितनी है? 65। सो एज अगर 65 है, एक ही जगह चेंज किया होगा आपने, ये देखो, ये दो जगह देखो, इसमें न्यू वाले का मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ओल्ड स्कीम में कर रहा हूं। तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑन फर्स्ट 3 lakhs, so instead of 2.5 lakhs I will write on first 3 lakh, tax is equal to nil, because this is the basic exemption limit for a senior citizen. अब 3 lakhs नेक्स्ट स्लैब क्या था? आपको भेजा था मैंने, सबको मिला टेलीग्राम में, है ना? देखो टेलीग्राम में आपको ढूंढना पड़ेगा, उस दिन की फाइल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। CA पवन साडा नाम का चैनल है, उसमें मैं डेली की जो फाइल रहेगी अपनी वो भेज दूंगा, एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस दैट वी मे बी सॉल्विंग इन द क्लास, है ना, जो चार्ट है या जो कुछ है पहले से कुछ मैं लिख के ला रहा हूं, तो वो सब आपको मिल जाएगा। अब 3 lakhs के ऊपर में नेक्स्ट थ्रेशोल्ड कितने लेवल पर है? 5 lakhs। सो नेक्स्ट हम बोलेंगे ओनली ऑन नेक्स्ट 2 lakh the tax will be at the rate of 10%, that is sorry 5%, that is 10,000। 2 lakh का 5% 10,000, उसके आगे का सेम, उसके आगे 5 lakh के ऊपर 5 से 10 lakh 20%, 10 से 24 lakh 30%, समझ रहे क्या? सो अब ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, सेस भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। बताइए 5,30,000 मतलब कि 2,500 से टैक्स कम हो गया। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 2,500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, नॉट दैट इट मैटर्स मच, लेकिन ठीक है। और 2,500 पे 4% भी नहीं लगेगा ना, तो इफेक्टिवली 2,600 का बेनिफिट हो गया। 2,500 का 4% 100 रुपए होता है, 2,600 का बेनिफिट हो गया इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन। बहुत बड़ा बेनिफिट है क्या? नहीं, मतलब अमाउंट वाइज कोई बहुत बड़ा नहीं आज की डेट में, लेकिन फिर भी बताइए सेस कितना ऐड हुआ? 21,200, तो 5,51,200। ये भी आप लोग ने मैच किया, उसमें आपको ड्रॉप डाउन एरोज में मिला होगा। जब किसी ने टैक्स कैलकुलेटर से किया तो कभी आंसर मैच नहीं होता, आपने ईयर चेक करना है। अगर आप असेसमेंट ईयर, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 23, 24 अभी सिलेक्टेड है, अगर आप उससे करोगे तो टैक्स अलग आ रहा होगा कुछ कुछ जगह, खासकर न्यू रिजिम में, है ना। तो लेकिन आपका असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है? 24, 25, जिस साल में आपका असेसमेंट होगा, आपकी एग्जाम होगी, वो असेसमेंट ईयर आपका एप्लीकेबल है, समझ रहे क्या? आपने वो भी चेक कर लेना है। दैट्स इट। सो 5,51,200, इसको यहां पर लिख लीजिए। बढ़िया, जानबूझ करके मैंने वो 3 इनकम्स दिया अलग अलग एज के लोगों के लिए। सेम इनके लिए अगर हम लोग एज 83 है ना, तीसरा मिस्टर B3 एज 83, तो इनके केस में क्या होगा बेटा? फर्स्ट 5 लाख मिस्टर B3 एज 83, एनीथिंग अबव 80 उस साल में, उस प्रीवियस ईयर में अगर उन्होंने 80 की एज अटेन कर लिया, प्रीवियस ईयर मतलब ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप उसके अगले दिन भी पैदा हुआ तो भी मान लो कि उसका हो गया एज कंप्लीट। मतलब अगर वो 1 अप्रैल 1944 का हैप्पी बर्थडे उनका 1 अप्रैल 1944, तो वहां से बराबर 80 इयर्स ऐड करो तो 31 मार्च को ही कंप्लीट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, समझ रहे? सो इवन इफ द पर्सन इज बोर्न ऑन 1 अप्रैल he will be deemed to have completed the age of 80 years। डिमिफिकेशन लॉ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, मतलब मान लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है।
वो दिख रहा है ना चांद, मान लो कि वो चांद है, अब दिख रहा है चांद, हाँ बस मान लेना है। सो इट्स अबाउट डीमिफिकेशन, वी हैव टू अज्यूम कि ऐसा है, ठीक है। सो 1 अप्रैल को जो पैदा हुआ था वो भी सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर बन जाता है अकॉर्डिंगली। सो एज 83 हो गई, तो अब यहां पर आपने क्या किया बेटा, ऑन सीधा फर्स्ट 5 लाख, ऑन सीधा फर्स्ट 5 लाख नील, ओके, और ये तो हटा ही दिया आपने। 5 लाख के बाद सीधा नेक्स्ट 5 लाख, जो वेरी सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट होना चाहिए, उन लोगों को 5% वाला रेट ही एप्लीकेबल नहीं है, उनको सीधा कौन सा रेट है, 20%। करते करते आपको रेफर भी करना पड़ा होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो मे बी अब 5 आएगा कि 20 आएगा, कंफ्यूजन हुआ होगा। सो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 5 लाख का 20%, 14 लाख का 30%, तो इनका टैक्स कितना आया, सिर्फ 5,20,000, उसका 4% 20,800, तो ये हो गया 5,40,800, क्या आ गया। अभी भी जो न्यू रिजीम है वो उससे वे बेटर है ना, लेकिन वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर नो डिडक्शंस टेकन बाय देम, इसलिए ऐसा हो रहा है। 5,40,800 समझा क्या सबको, ऐसे आपको सिंपल प्रेजेंटेशन करना है। 5,40,800 यहां पर मैं अपडेट कर देता हूं। आप में से किसी ने एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला क्या, निकाला बेटा आपने, आदित्य ना, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब दिस अमाउंट, टैक्स अमाउंट अपॉन इनकम इनटू 100, कितना आया आदित्य ये वाला, बाकी लोग भी निकाल सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स 18.2% आ रहा है ये वाला, और इनका ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा होगा, कितना आ रहा है इसका, 23.0 समथिंग। सो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो हमको यूज नहीं करना है, वो तो डिपेंड करेगा कौन से स्लैब्स में क्या है, लेकिन उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस का रेट वगैरह डिसाइड करता है, टीडीएस किस रेट से काटना, क्या करना। तो एवरेज रेट हमको भी एक आइडिया लगता है कि हमारी इनकम इतनी है तो कितने % से हमने टैक्स दिया है ना, तो इट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ एन आइडिया। बोलिए यहां तक समझे क्या। नेक्स्ट मिस्टर सी, इनका भी कैलकुलेशन किया आप लोगों ने, सिर्फ 9,30,000 है, तो इसमें तो उतना लंबा कैलकुलेशन हुआ भी नहीं होगा, है ना, न्यू और ओल्ड दोनों में किया आपने। सो यहां पर लिख लेता हूं मैं, मिस्टर सी इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू 9,30,000, एज 49 है, कभी आगे एज अगर 60 या अबव रहेगी तो आप मेरा ध्यान दिला देना, क्योंकि हमको अकॉर्डिंगली न्यू रिजिम में तो कुछ नहीं, बट ओल्ड रिजिम में नया स्लैब लेना पड़ सकता है ना, पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभार देखो जैसे केस नंबर, अरे ये नंबरिंग गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये नंबरिंग को ठीक कर लेना, 8, 9, 10, 11, 12 कर लोगे ठीक, ठीक है। सो मतलब कि 17 आइटम नहीं है, एक्चुअली ज्यादा आइटम है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे ये जो केस है मिस्टर आय वाला, 64 की एज है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, तो उनको 3 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको कौन सा बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 2.5 लाख वाला। बाहर का बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, देश का बूढ़ा बूढ़ा है, वो ध्यान रखना है आपको। और न्यू स्कीम में तो कोई भी बूढ़ा नहीं है ना, न्यू स्कीम में तो सबको सेम ट्रीटमेंट। सो 9,30,000 एज नॉर्मल है, आई मीन 60 से कम है, नॉट अ सीनियर सिटीजन। सो देयरफॉर अब इनका न्यू और ओल्ड दो इसके हिसाब से होगा कैलकुलेशन, किया आप लोगों ने, बताइए। न्यू स्कीम के हिसाब से ऑन फर्स्ट 3 लाख कितना टैक्स आ रहा है, नील, फिर 3 लाख से 6 लाख, ऑन नेक्स्ट 3 लाख, ऐसा बोल दू 3 to 6 की रेंज पे, एट द रेट ऑफ 5%, 15,000। अब 6 लाख तक पहुंच गए, 6 to 9, 9 पे चेंज है अगला, नेक्स्ट 9 नहीं, नेक्स्ट 3 lakhs एट द रेट ऑफ 10%, 30,000। अब 9 के ऊपर 12 तक नहीं जाना है हमको, सिर्फ और 30,000 बढ़ाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन बैलेंस 30,000
कितना? एट द रेट ऑफ 15%, 4,500 मात्र, बस। तो ऐसा आप लोगों का भी आया होगा। तो इसका टोटल हो गया 49,500। दिस इज द टैक्स बिफोर एनी काइंड ऑफ सेस। इसमें ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 1980। आपका टोटल आ गया 51,480 मिस्टर सी के लिए। तो आप देखोगे इनका जो एवरेज रेट अगर आप निकालोगे 51,480 अपॉन दिस ओनली 5.53%। मतलब आप देखो जिनकी इनकम 24 लाख है उनको एवरेज रेट कितना लग रहा है? 18% से ज्यादा, और यहां पर 5.53। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ प्रोग्रेसिव सिस्टम। ओके, द पर्सन्स अर्निंग लेस आर टैक्स्ड एट अ क्वाइट लोअर रेट। तो 9.3 lakhs भी कोई बहुत कम नहीं है इनकम, इट्स गुड लेवल ऑफ इनकम, है ना। आपकी अगर इतनी इनकम है तो आप इंडिया के शायद टॉप 5% में आ जाओगे। ओके, इंडिया में इतनी डिस्पैरिटी है। तो 9.3 lakhs की इनकम पे आपको सिर्फ 5% कुछ टैक्स लग रहा है इफेक्टिवली। दैट्स अ गुड, इट्स ओके। मतलब इतना इवेजन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो टैक्स देना चाहिए, है ना। आप अगर पूरी देश के फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं सिविलाइजेशन का। सो अब इन्होंने काफी रैशनलाइज किया भी है टैक्सेस को, है ना। लेकिन फिर अभी भी जो हैवी इनकम अर्नर्स हैं, अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनके ऊपर तो सरचार्ज वगैरह के कारण बहुत टैक्स है, वो हम लोग देखेंगे। सो क्या आ गया 51,480 बेटा, इसको लिख लो, यहां पर लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी ओल्ड रिजीम अगर ऑप्ट आउट किया तो क्या कार्यक्रम किया बेटा? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स इज इक्वल टू नील, ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 से 5 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। यहां तक क्लियर है? ऑन बैलेंस, क्योंकि इसके बाद सीधा अगला चेंज वाला पॉइंट 10 लाख पे आएगा, बट हमको तो उसके पहले 930 पे रुकना है। तो 4,30,000, 4.3 lakhs एट द रेट ऑफ 20%, 86,000। तो 98,500 ये आ गया टैक्स बिफोर 4% सेस। इसमें ऐड कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 3,940 टोटल 1,02,440 ऐसा। ठीक है, 102,440 इसको यहां पर अपडेट कर लो। मतलब ऑलमोस्ट डबल है ना, वहां पर जितना है उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया न्यू रिजीम में। तो जो पर्सन 9 लाख कमा रहे हैं, अगर उसके पास डिडक्शंस नहीं है तो डेफिनेटली उसके लिए न्यू रिजीम जो है वो मच बेटर है, वे बेटर, है ना। नहीं तो डबल टैक्स लग जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे ओल्ड को वो उतना अनअट्रैक्टिव बना देंगे। अब हो सकता है 2-3 साल में न्यू में और चेंजेस ला दिए और फेवरेबल बना दिए, तो यू विल नॉट इवन थिंक ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू रिजीम, ऐसा है। ओके, तो जितने डिडक्शंस वगैरह आपने भी बताया बहुत सारे, उसमें से कई सारे मिलना बंद हो जाएगा फ्यूचर में, और हम लोग भी बहुत सारी जो पढ़ाई करेंगे उसमें से कुछ कुछ चीजें आगे डिलीट हो जाएगी, डिलीट। ओके, मतलब वो काम की नहीं रहेगी। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर चीज। 1,02,440 मैच हुआ सबका? ओके, तो इसका अराउंड 10% आ गया होगा, 11%। ये 5.5 था, ये 11 हो गया, मतलब अराउंड डबल हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन अर्निंग 6,70,000, तो इसमें आपका आंसर मैच नहीं हुआ, है ना। चलिए करते हैं। मिस्टर डी, मिस्टर डी टोटल इनकम 6,70,000, ठीक है। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, क्या आया आपका एज पर न्यू रिजीम? बहुत सिंपल है, ऑन फर्स्ट 3 lakhs। एज कितनी है बेटा इनकी? 40s में। वैसे भी न्यू रिजीम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना? एट द रेट ऑफ 5%, 15,000।
लेकिन अगर सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो आप बिना लिखे कैलकुलेटर में भी फटाफट कर पाओगे, एम प्लस की मदद से, है ना। आपको दोनों स्टाइल से आना चाहिए, फास्ट भी और पूरा डिस्क्राइब करते हुए भी। अब 6 लाख तक पहुंच गए, उसके ऊपर कितना बैलेंस इनकम बचा? 70,000। तो अपन बोलेंगे ऑन बैलेंस 70,000 एट द रेट ऑफ 10% ओनली 7,000। आप लोगों का भी ऐसे ही आया होगा। सो टोटल कितना हो गया? 22,000। टोटल हो गया 22,000। वेरी गुड। फिर इसमें आपने 4% ऐड किया, 880। हाँ, बस वो जो आगे का किया वो मैंने इसलिए बोला था पेंसिल से लिखना, ठीक है। आप, मैंने बोला था यहां पर पेंसिल से लिखना, लिखे थे क्या कि पेन से लिख के लाए? पेन से लिखे होंगे तो कटकुटाई हो, थोड़ी सी काटाकुटी होगी, कुछ नहीं। 22,000 यहां तक देखो बेटा, यहां तक जितने के सब सही है। अब ये वाले इसमें आता है समथिंग कॉल्ड एज रिबेट। इन लोगों ने ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया, बढ़ाया थोड़ा सा 2.5 लाख से 3 लाख के इस साल न्यू स्कीम में, लेकिन उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि 7 लाख की इनकम तक के जो लोग हैं, 7 लाख तक के जो कमाते हैं, उनका जो भी टैक्स है वो माइनस कर देंगे। ओके, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल प्रोविजन ऐसा नहीं है। एक्चुअल प्रोविजन है इफ यू अर्न इनकम अप टू ₹7 लाख, then you will get a rebate of tax amount or ₹25,000 whichever is lower. Tax amount or ₹25,000 whichever is lower. ठीक है। तो अब देखो आपकी इनकम कितनी है यहां पर? 6,70,000। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको रिबेट चाहिए तो। पहली कंडीशन, असेसी मस्ट बी एन इंडिविजुअल, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन ऑल्सो, लाइक कंपनी, HUF, है ना, पार्टनरशिप फर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फॉर दिस रिबेट, जिस रिबेट की मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम रिबेट है तो रिबेट है, इसको रिफंड या कंसेशन या डिडक्शन ऐसा कुछ और नाम मत दे देना। जिसका जो नाम है उसका वो नाम है, रिबेट। ठीक है। रिबेट अंडर पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन नंबर है 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलते हैं। ठीक है, मेरे घर का प्लॉट नंबर है 87, वहां आके ए चिल्लाना, तो क्या हो जाएगा 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलता है? पहली कंडीशन क्या है? असेसी मस्ट बी एन इंडिविजुअल, और मैं न्यू स्कीम के लिए बात कर रहा हूं। अब दूसरी कंडीशन है हिज टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू ₹7 लाख। टोटल इनकम मतलब कंप्यूटेड इनकम फाइनल जो आई है, ठीक है, जीटीआई नहीं, टीआई। जीटीआई के बाद डिडक्शंस भी कुछ है तो वो भी ले लो। टोटल इनकम शुड बी लेस देन और अप टू 7 लाख, तो फिर रिबेट मिलेगा कितना? रिबेट विल बी इक्वल टू टैक्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। समझ रहे क्या? अब ये सब हमको कैसे याद रहेगा? तो डोंट वरी, उसके लिए मैंने आपके लिए यहां पर लिख के रखा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओल्ड रिजिम में भी रिबेट है, न्यू रिजिम में भी रिबेट है। अभी अपन ने कौन सा रिबेट देखा? न्यू रिजिम वाला। असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल, शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, बाहर के पर्सन को नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन होने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट। टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख, तो रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स अमाउंट और ₹25,000 विच एवर इज लेस। अच्छा है, तो रिबेट मिल जाएगा। ओल्ड रिजिम में भी है, लेकिन आप खुद ही कंपेयर कर लो क्या चेंजेस है। क्या चेंजेस है? 7 की जगह यहां पर कितना है? 5 ही है। ओल्ड रिजिम को अनअट्रैक्टिव बनाना है ना, तो उसमें नहीं बढ़ाया, बढ़ाया जरूर लेकिन न्यू में बढ़ाया। पिछले साल तक के सब में 5 था, इस साल उन्होंने सिर्फ न्यू में बढ़ाया। ठीक है। फिर ओल्ड में अभी भी कितना रिबेट है? मैक्सिमम 12,500, जो कि पिछले साल भी उतना ही था। मतलब ओल्ड में नो चेंज, न्यू में फेवरेबल चेंज, फेवरेबल अमेंडमेंट, जो कि किसके फेवर में आ गया? असेसी के। असेसी मतलब कौन? टैक्स पेयर, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इन शॉर्ट इज द असेसी, जिसकी हम लोग इनकम निकाल रहे हैं। समझ रहे क्या? तो ये जो है 5 लाख रुपीस भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी काम पड़ेगा। ये अभी आगे, ये आने वाली इनकम अगले केस में, उसमें दोनों में रिबेट मिलेगा। 450 अगर इनकम है तो न्यू में भी रिबेट मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा। न्यू में क्यों मिलेगा लेकिन सर? 4,57,000 से तो कम है ही ना, 5 से भी कम है, तो जब वो आएगा तब का तब देखेंगे।
अभी कौन सा आया है अपने पास में? 6.7 लाख चल रहा है ना, उसको निपटाते हैं। आपका जो कंफ्यूजन है, आपको जो पीड़ा हुई थी, दुख हुआ था, दर्द हुआ था, उसको दूर करते हैं। 22,000 है। बट सर एक बात तो बताओ, पहले सेस जोड़ देना फिर रिबेट देना, कि पहले रिबेट देना फिर सेस जोड़ना? सेस हमेशा लास्ट स्टेप में लगता है, एकदम लास्ट में। तो अब बताओ पहले क्या करना? पहले रिबेट देने का। तो हम लोग यहां पर देंगे रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये यू ऑब्लिक एस अंडर सेक्शन लिखने का स्टाइल होता है, ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हो, अंडर सेक्शन 87A। रिबेट हियर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 25 या 22? 22, करेक्ट। रिबेट अमाउंट टैक्स अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब 22,000 का टैक्स आ रहा है और आप बोल रहे हैं हमको 25,000 का रिबेट दे दो, 3,000 रिफंड कर दो, चलो लाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको रिबेट टैक्स के जितना मिलेगा, मैक्स टू मैक्स। अगर मान लो कोई कारण से आपका टैक्स 28,000 आता था, तो रिबेट कितना मिलता था? 25, क्योंकि रिबेट का एक मैक्सिमम लिमिट रख दिया उन्होंने 25,000। जम रहा है क्या? ये सेक्शन 87A में लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के। तो अब आपका टैक्स कितना आ गया? नील। 22,000 में से 22,000 माइनस हो गया। अब इस पे जोड़ दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, निकालो कितना हो रहा है? 0। 0 का 4% 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो फाइनल टैक्स पेबल आपका नील हो गया अंडर द न्यू रिजीम। इसीलिए आप जो ऑनलाइन देख रहे थे कल कैलकुलेटर में, उसमें 0 आ रहा था न्यू रिजीम में, है ना, इसलिए। सो अभी अभी क्लियर हुआ है आपका डाउट? उस दिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था ये बताने के लिए, तो इसलिए कुछ चीजें आपको हमेशा नहीं पता चलने वाली रहेगी, वो ध्यान रखना। ओके, और अगर किताब के पन्ने पलटाते थे तो उसमें मिलता था आपको ये, है ना। अगर वो पढ़ने की हिम्मत किए होंगे तो, हिम्मत लगती है। सो न्यू रिजीम में रिबेट मिलता है अप टू 25,000, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब 25 का आंकड़ा आया किधर से? हाँ, 7 लाख के लेवल पे टैक्स ही उतना है। देखो आप, एग्जैक्ट 7 लाख अगर इनकम रहती थी तो आप टैक्स निकालो। पहले 3 लाख पे 15,000, सॉरी पहले 3 लाख पे 0, 3 से 6 पे 15,000, 6 से 7 मतलब 1 लाख पे 10%, कितना होता है? 10,000। समझ रहे क्या? 15 और 10 25, वही 25,000 को रिबेट दे दिए। इसीलिए बोले कि 7 लाख की इनकम पे आपका मैक्सिमम टैक्स कितना आएगा? 25,000, उसमें से 25,000 का रिबेट दे दो, खत्म। फिर आप सोच रहे होंगे सर लेकिन मैंने 28 का एग्जाम्पल क्यों लिया? अभी मैंने आपको 28 का भी एक एग्जाम्पल बताया था, अभी क्यों लिया? क्योंकि ये जो आपको टैक्स रेट्स बताए जा रहे हैं ये रेगुलर इनकम्स पे हैं। फॉर एवरीथिंग दैट यू विल स्टडी जनरली देयर विल बी मेनी मोर थिंग्स स्पेसिफिकली। ओके, मतलब स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है नहीं आपको, लेकिन बताया जरूर था मैंने कि अगर हम लोग को प्रॉपर्टी पे कोई इनकम होती है, कैपिटल गेन्स होता है, तो उस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। बताया था ना, स्टॉक मार्केट की इनकम पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी पे। देन अगर आप लॉटरी कमाते हो, लॉटरी में पैसा कमाते हो, तो उसमें आपको 30% से टैक्स लगता है, स्पेशल रेट है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसा कमाते हो तो उसमें भी 30% से टैक्स लगता है। तो देर आर सम स्पेशल इनकम्स जिसमें स्पेशल रेट लगता है। तो अगर आपकी उस इनकम में वो भी इंक्लूडेड है तो आपका ये जो अमाउंट है ये बढ़ सकता है। इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 25,000, इट कैन बी इवन मोर, क्योंकि यहां तो मैक्सिमम स्लैब रेट कितना है? 10 आया 7 लाख तक, लेकिन वो स्पेशल इनकम आ गई तो आपका टैक्स रेट कोई कोई इनकम्स पे 10% से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए उनको ऐसा बताना पड़ा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि देयर शैल बी नो टैक्स अप टू ₹7 लाख, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको रिबेट मिलेगा विच विल बी इक्वल टू द टैक्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, ऐसा। या उन्होंने वर्डिंग्स थोड़ी और रखा एक्ट में, है ना। मैं पूरी एक्ट की वर्डिंग्स हमेशा यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन द अमाउंट ऑफ रिबेट शैल नॉट एक्सीड ₹25,000, ऐसा बोला। ठीक है, अभी क्लियर है बेटा? अब कोई भी इनकम आती है न्यू रिजिम में से 6,40,000, 6,25,000, 5,80,000, सब में आंसर फाइनली क्या आएगा? नील। लेकिन आपको ऐसे सिस्टम से बताना पड़ेगा, ठीक है। सीधा मत बोल देना कि न्यू रिजिम है इसलिए नील, आपको लिखना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा
सर फिर ये सब इतनी सर्कस ही क्यों? ये 3 से 6 लाख वाले का मतलब ही क्या हुआ? जब 7 लाख तक के बाद में इफेक्टिवली नील हो जाएगा, तो 3 से 6 लाख वाला स्लैब दिए क्यों है? क्यों दिए? एनीबॉडी? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उससे? कहां फर्क पड़ रहा है? हाँ, जब इनकम बेचारे की जैसे 930 पे चले गई थी, तब तो ये वाला काउंटिंग में आया था ना। वैसा है, कितने स्मार्ट खेल रहे देखो। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक के है तो आपको जीरो टैक्स आएगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर गई तो आपको ये सब आपके काउंटिंग में जुड़ जाएगा। समझ रहे क्या? 24 लाख वाले का देखो, हमने न्यू स्कीम में निकाला था, ये पूरा पूरा जुड़ा था ना। कुछ रिबेट मिला क्या उसको? उसकी टोटल इनकम ही 7 लाख के ऊपर है। सो ऐसा उन लोग ने सिस्टम बनाया है। अब फ्यूचर में भी जरूरी नहीं कि वो लोग बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को बढ़ाने का इंपैक्ट सबको हो जाएगा, उसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा। हो सकता है वो लोग 7 लाख वाला जो पॉइंट था रिबेट वाले सेक्शन में, उसको बढ़ा के 8 लाख कर दे फ्यूचर में कभी। तो जिनकी इनकम 7 to 8 लाख की रेंज में आ रही है, वो लोग और कवरेज क्षेत्र में आ जाएंगे, मतलब उन लोगों को क्या हो जाएगा? फायदा मिल जाएगा। लेकिन जिसकी इनकम से 25 लाख थी, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो रिबेट से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अपना अपना इनकम कितना, अपना टैक्स कितना आ रहा है? नील आ रहा है। अब आप अपडेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द रिबेट। लेकिन अगर वो पर्सन कोई कोई कारण से, उसका कंसल्टेंट जो है उसको बोलता है कि नहीं तुम ऑप्ट आउट कर लो, न्यू रिजिम में कुछ नहीं रखा है, ऑप्ट आउट कर लो, ओल्ड में आ जाओ, तो ओल्ड में क्या कैलकुलेशन होगा बताइए? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख नील, फिर 2.5 के बाद 2.5 से 5 लाख तक, और नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। ये भी लिखा होगा आपके पास में। अब कहां तक पहुंच गए? 5 लाख तक। 5 के ऊपर कितना बचा? 1,70,000 ऑन बैलेंस, 1,70,000, सीधा 20%, 34,000। इतना सारा टैक्स आ रहा है, ये तो आपका मैच हो ही गया होगा। 46,500 प्लस इसमें रिबेट नहीं है बेटा, सीधा सेस ऐड कर दो। रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल इन ओल्ड स्कीम इफ द इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 लाख, राइट? सो सेस ऐड कर दो 1,1860, तो टोटल हो गया 48,360। 48,000, तो एक तरफ आपको जीरो टैक्स आ रहा है, एक तरफ 48,000 आ रहा है। कौन सा मोर अट्रैक्टिव लग रहा है बताओ? न्यू रिजीम, है ना? दैट इज व्हाट विल हैपन एज वी स्टडी, है ना? एज अ स्टूडेंट भी यू शुड लाइक द न्यू रिजीम, क्योंकि ओल्ड रिजीम में और ज्यादा आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन पढ़ने को होंगे, है ना? न्यू रिजीम में क्या किया उन्होंने? सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स रेट्स ही चेंज कर दिया। यस, डिस्काउंट है, रिबेट इज टाइप ऑफ डिस्काउंट। इंटेंशन है पूरा एग्जेम्प्ट करने का, लेकिन उन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। इट इज अ टैक्सेबल इनकम, इनकम में जरूर आ रहा है वो, फिर टैक्स में से आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना? उसको रिबेट बोल रहे हैं। सो एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है? जिसको इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसको इनकम में काउंट ही नहीं करते, वो इस 670 की काउंटिंग में आता ही नहीं है। अगर मेरे को इसके अलावा 2 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम हो रही होगी, तो वो मैं काउंटिंग में लूंगा ही नहीं, ऐसा। और भी बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम्स होती हैं। ओके, जैसे पहले डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी 2018 के पहले। ओके, उसके बाद में 2018 भी नहीं, शायद 2020 के पहले, उसके बाद में डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होने लग गई। डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, बहुत बड़ा चेंज किया उन्होंने। अभी भी आप अगर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और आपको उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, आप लोग ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग किया होगा, जो लास्ट स्टेप में जो अप्रोप्रिएशन मिलता है ना प्रॉफिट्स का, वो एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर्स के हाथ में, क्योंकि उसमें फर्म को टैक्स लग जाता है। एग्जेम्प्ट इनकम मतलब जिसको हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते, वी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, और बाकी जो इनकम से उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, बाद में कैलकुलेशन में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट एक तरीके से। बट विल यू यूज द वर्ड डिस्काउंट हियर? लिखते वक्त नहीं, वर्ड तो रिबेट ही यूज करना है अंडर सेक्शन 87A। सेक्शन नंबर याद रखना है क्या? हाँ जी, आपका पहला सेक्शन 115BAC आया था इनकम टैक्स में, और दूसरा 87A आया। दोनों ही थोड़े अजीब अजीब नंबर्स हैं, लेकिन जो है वो है। इज दैट ओके? 48,360, बोलिए।
किसका एग्जेम्पशन? हाँ, फ्यूचर में जैसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो पहले 1,60,000 थी, कभी 1,80,000 थी, वो बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख पे आई थी। पिछले साल उसको 3 लाख कर दिया। बट अगेन टेक्निकली वो एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन मतलब वो टाइप की इनकम को इंक्लूड ही नहीं करते, गिनती में ही नहीं लेते हैं। यहां पर वो इनकम पे टैक्स रेट नील है, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, वो इनकम पे टैक्स है लेकिन नील रेट से है, रेट नील है। नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो एग्जामेशन ऐसे नहीं बनेगा कि आपकी इतनी इनकम एग्जेम्प्ट, ऐसा नहीं, उस पर टैक्स रेट 0% कर देंगे तो इफेक्टिवली वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ रहे क्या? ऐसा। हाँ, आगे जाकर के धीरे धीरे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आप अगर बहुत पुराने स्लैब्स देखोगे तो 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 ऐसे रुपए में थे 1970s वगैरह का देखोगे तो। लेकिन ऑब्वियसली अब तो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस, मनी का वैल्यू ही कम हो गया है। तो अब आपके पेरेंट्स जब पैसा कमाते थे, फर्स्ट उनका जो जॉब लगा था, अगर उनको 10,000 महीने का जॉब लगा था तो बहुत बड़ी बात थी तब के हिसाब से, आज से 20 साल पहले। लेकिन आपको अगर 10,000 महीने का जॉब लगेगा तो आपका खर्चा ही नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि आज मनी की वैल्यू कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए। सो द थिंग इज कि इसको फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ाएंगी गवर्नमेंट, है ना। आज से 10 साल बाद 3 लाख नहीं रहेगा, ये बात तो गारंटीड है ना। 3 लाख नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा। एंड एवरी ईयर एटलीस्ट लेमैन को इतना तो रहता ही है कि भाई बेसिक एग्जामिशन लिमिट का क्या हुआ। जो भी बजट फॉलो करता है उसको बाकी कुछ समझे ना समझे, ये बड़ा रहता है लोगों को कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट हमने इतनी बढ़ा दिया, इतनी कम कर दी। इसलिए उन्होंने अभी 2023 में ऑलरेडी कर दिया है। 2024 में देखना होगा प्री बजट इलेक्शन में कुछ करते हैं क्या फेवरेबल चेंज, क्योंकि जो रिबेट फर्स्ट टाइम आया था ये भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्री बजट में आया था। रिबेट जब फर्स्ट टाइम आया था या प्री बजट इलेक्शन में उसको बढ़ाया गया था, पहले बहुत कम था फिर बढ़ाया गया था। सो दैट वाज अ पॉपुलिस्ट मेजर। पॉपुलिस्ट मेजर मतलब कि लोगों को खुश करने का मेजर था कि देखो हम लोग ने आपके लिए टैक्स कम किए हैं, अब आप हमको वोट दो, ऐसा। पहले तो ये सब बहुत चलता था, है ना। इलेक्शन के पहले वाले बजट में बहुत ऐसे फ्रीबीज वगैरह बांटे जाते थे, तो उससे तो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों का फेवरेबल ओपिनियन बनेगा, है ना। लेकिन उसका फ्रीबीज का बहुत कॉस्ट उठाना पड़ता है कोई ना कोई तरीके से, जैसे कि बोरोइंग्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री डेट में रहेगी। तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन यस पॉलिसी चेंज कर सकते फ्यूचर में वो लोग। यहां तक समझा बेटा? यस। हाँ, पैसा तो मिलेगा ना बेटा। आपको जो अलाउंस मिलता है वो गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, आपको अलाउंस तो एम्प्लॉयर से मिलता है, तो वो पैसा तो जरूर मिलेगा, वो तो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। मिल जाएगा। जैसे अब कैप्स में कोई कोई एम्प्लॉइज है जिनका इनकम 7 लाख के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उनका टीडीएस नहीं काटते क्योंकि उनका इफेक्टिव टैक्स कितना आने वाला है, 0। और सैलरीज में टीडीएस का ऐसा फिक्स्ड रेट नहीं है कि हर किसी को 10% पे या 5% से काटना है, नहीं। सैलरीज में बोला गया है कि आप वो इंप्लॉय का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो, उसका इनकम एस्टिमेट करो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो और उस हिसाब से डिडक्शन करो। समझ रहे? तो अब अगर किसी पर्सन का इफेक्टिव इनकम टैक्स ही 0 आ रहा है तो उसका टीडीएस सैलरी के केस में काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैलरी के केस में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। बट मान लो आप सीए की प्रैक्टिस में जाते हो, ओके, से आप सीए बने, वैसे तो आपने जुलाई मंथ में बन जाना चाहिए आइडियली, लेकिन मान लो जो भी कारण से आप सीए लेट बने, आप नहीं, ऐसे आप सीए बन गए, फिर आप 6 महीने काम नहीं किया, बोले मैं अभी घूमने जाता हूँ, आपने जनवरी से काम शुरू किया, 3 महीने में आपने कमाया 6.5 लाख रुपए, ठीक है। आपने प्रैक्टिस शुरू किया, अपनी सीए की प्रैक्टिस शुरू किया, 3 महीने में आपने कितना कमाया, 6.5 लाख रुपीज। तो आपका टैक्स कितना आने वाला है आपका, क्योंकि इसके पहले कोई इनकम नहीं था, पहले के 9 महीने में कितना आएगा टैक्स, नहीं लाएगा, बराबर। लेकिन आप क्योंकि प्रैक्टिस में आप किसी का जॉब नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले को, क्लाइंट को आपकी इनकम पता है क्या? नहीं। आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो आपकी फीस भरते वक्त आपका 10% से टैक्स काटेगी। समझ रहे क्या? तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे। आपके 6.5 लाख पे अगर सबने टैक्स काटा तो 65,000 रुपीज का टैक्स कट जाएगा। तो
अब फिर आप क्या करोगे, आपका एक्चुअल टैक्स तो जीरो आ रहा है, फिर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे कि मेरा टैक्स पेबल जीरो, टीडीएस ऑलरेडी डिपॉजिटेड 65,000, 65,000 आपको मिल जाएगा रिफंड। समझे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स कट गया मतलब गया ऐसा नहीं है, उसका आपको फ्यूचर में रिफंड बिल्कुल मिल सकता है। आपका करेक्ट टैक्स कितना आ रहा है वो ऐसे ही निकलता है। टैक्स लाइबिलिटी ऐसे पता चलती है, हो सकता है ज्यादा डिपॉजिट हो गया टीडीएस या एडवांस टैक्स के जरिए, वो हो सकता है, लेकिन उसका फिर रिफंड मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि कम टैक्स कटा, आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख आ रही थी, आपका टीडीएस से 1.5 लाख कटा, तो आपको 50,000 और पे करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि 50,000 आपने खुद ही होके पे कर देना चाहिए था, बट आपने लेट कर दिया। ऐसा बोलिए, यहां तक क्लियर है? तो आपके सबके 12 में से 11 करेक्ट आ गए थे, है ना? ये वाला भी आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रोविजन ही नहीं बताया था, आपका यहां तक तो आ ही गया था, इसके आगे आपने 880 रुपए ऐड कर दिया था। ठीक है, अभी उसको अपडेट कर लिया आपने, रिबेट का प्रोविजन समझ में आ गया सबको, है ना? दिस, ये वाला जैसे मैंने पहले से लिख के रखा है, तो ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, इसको आप आज के आज ही नोटबुक में लिखोगे, लिखते वक्त ऑब्वियसली सोचोगे, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, रिविजन होते जाएगा। ओके, दैट इज द होल आइडिया। Assessee should be an individual resident of India and total income should not be more than 5 lakh in case of old regime and 7 lakh in case of new regime. ओके, अभी हम लोग देखते हैं कौन से पर्सन का, मिस्टर ई। मिस्टर ई, एज 49, इनकम 4,50,000। चलिए करेंगे हम लोग ट्राई, बहुत सिंपल है ये तो। अल्टीमेट आंसर क्या आने वाला है, दोनों केस में जीरो आने वाला है ना? लेकिन अच्छे से लिख लो, मिस्टर ई, टोटल इनकम 4,50,000, न्यू regime, old regime, tax on first 3 lakhs at the rate of nil, कितना हो गया, nil, on next, या सीधा बोल सकते बैलेंस 1.5 लाख हो गया at the rate of 5%, only 7,500, that's it। तो इतना आया, कितना हुआ टोटल, 7,500 माइनस रिबेट, रिबेट मिल जाएगा, रिबेट के बारे में आप सोचना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसके लिए टोटल इनकम चेक करना, कितना रिबेट मिल जाएगा बेटा, 7,500, तो देयरफॉर आपका इफेक्टिव टैक्स आ जाएगा निल, आपको सेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि निल हो चुका है। ठीक है, ऐसा, इतना सिंपल। और ओल्ड रिजिम में फर्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है, निल, ऑन बैलेंस 2.5 के बाद अगला स्लैब सीधा 5 पे है, तो बैलेंस 2 लाख एट द रेट ऑफ 5%, भले ये ज्यादा आ रहा है, 10,000 आ रहा है, बट डोंट वरी, ओल्ड में भी 12,500 तक के रिबेट अवेलेबल है, सो 10,000 तो पूरा मिल जाएगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिवली rebate under section 87A will be full 10,000, 10,000 और 12,500 whichever is lower, मिल गया। दोनों केस में टैक्स कितना आ गया, निल। आप फाइनली लिख सकते हो नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू निल, जो लास्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो रिबेट है 87A वाला, ये सिर्फ एक टाइप की इनकम है जिसके टैक्स पे नहीं मिलता है, सिर्फ एक टाइप की इनकम है। ओके, जब पढ़ेंगे तब तो पक्का ही बताऊंगा अच्छे से, अभी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसपे 10% का रेट है, उसमें रिबेट नहीं मिलता है, उसमें जो टैक्स आता है उस पर रिबेट नहीं मिलता है, एक एक्सेप्शन है। सो एनीथिंग दैट यू नो हियर इज नॉट एब्सोल्यूट, फाइनल नहीं है, एवरीथिंग में हैव सम एक्सेप्शंस जो हमको बाद में कनेक्ट होंगे, कंप्लीट होगा। ओके, सो ऐसा आ गया, नेट टैक्स पेबल आ गया निल।
बोलिए समझे क्या ये केस में? नेक्स्ट, अभी रिबेट से संबंधित एक बात करते हैं। मिस्टर एफ, अरे इसमें रिबेट कहाँ है? 7,20,000, 7 लाख से ज्यादा है इनकम, ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर मिस्टर एफ टोटल इनकम 7,20,000। इनका एज फार एज कौन सा स्कीम, नहीं पहले ओल्ड का करके साइड में रख देता हूं मैं उसको, क्योंकि मुझे ओल्ड में कुछ चेंजेस नहीं करना है, न्यू समझाना है आपको अलग से। तो ओल्ड आप भी पहले करके उसको हटा दो साइड में, बहुत सिंपल है। ओल्ड में क्या है? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख नील, ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख कितना? 12,500 एट द रेट ऑफ 5%। समझ रहे क्या सब लोग? अब हम 5 लाख तक पहुंच गए, बैलेंस 2.2 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 44,000। 56,500 रिबेट, रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख नहीं, ओल्ड है। 5 लाख से कंपेयर करो, 5 लाख से ज्यादा है। सो प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4260, 2260 ऐसा। तो टोटल कितना हो गया? 58,760। इसको साइड कर दो, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे तो आप फिर हर एक लेवल पे आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 58,760 आ गया। इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं, 58,760। बोलो ये सबका लिखना हो गया है क्या? हाँ, तो फिर अब हम लोग बात करते ये मिस्टर एफ की न्यू स्कीम में। मिस्टर एफ टोटल इनकम 7.2 लाख न्यू स्कीम। आप सोच रहे होंगे मैं यहीं पे कॉलम बना के क्यों नहीं कर रहा हूं, आपको समझ जाएगा, कुछ तो आपको समझाना है। ये देखिए 7.2 लैक्स, अगर हम लोग न्यू रिजिम में जाते हैं तो कैलकुलेशन कैसा होगा बताइए? ऑन फर्स्ट 3 लाख नील, ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 15,000, बैलेंस कितना? 1.2, क्योंकि हम लोग 6 लाख तक पहुंच गए, सबको समझ रहे हैं बेटा? ऑन बैलेंस 1.2 लाख एट द रेट ऑफ 10% ओनली इज इक्वल टू 12,000। बहुत बढ़िया, तो टोटल कितना आ गया? 27,000। टोटल आ गया 27,000 का टैक्स। रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 7,20,000। एजुकेशन सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, बट अभी मत लगाओ, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है? यहां तक आपने लिख लिया। अब यहां पर ये असेसी के साथ में कुछ तो बुरा हो रहा है कंपेयर टू उसका दोस्त। इसका नाम है मिस्टर एफ, उसके दोस्त का नाम है मिसेज एफ। मिसेज एफ कमा रही है 7 लाख रुपीस, ठीक है? 7 लाख रुपीस, ये तो ज्यादा कमा रहे हैं ना, लेकिन देखो क्या हो रहा है आगे। मिसेज एफ, मिसेज एफ का भी कैलकुलेशन न्यू स्कीम के हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए यहां चेंज होगा, ये 1 लाख हो जाएगा, ऑन बैलेंस 1 लाख कितना? 10,000, कितना हो गया टोटल? 25,000। इसमें से कौन से पर्सन को कोई बेनिफिट मिल रहा है? कौन सा बेनिफिट? रिबेट मिलेगा कि नहीं? मिसेज एफ को मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना? पूरा 25,000। तो मिसेज एफ का टैक्स पेबल कितना हो गया? नील। मिसेज एफ ने मिस्टर एफ से कम कमाया तो टैक्स भी कम आया, अच्छी बात है, लेकिन मिस्टर एफ ने सिर्फ 20,000 ज्यादा कमाया तो उनको टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है?
27,000 ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो गड़बड़ है ना। मतलब जस्ट बाय अर्निंग 20,000 एक्स्ट्रा यू आर लायबल टू पे हाउ मच एक्स्ट्रा, 27,000 एक्स्ट्रा। ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब घर पे कौन कितना लेके जा पा रहे हैं? मिसेज एफ तो 7 लाख में से जीरो कट करके पूरा 7 लाख उनका टेक होम सैलरी हो गया, है ना, टेक होम इनकम हो गया। देन ये जो है इसका क्या करेंगे बताइए? 63 टेक होम, क्या 63 क्या बोल रहा हूं, 6,93,000 टेक होम इनका कितना है? 6,93,000। मतलब ज्यादा कमाने वाला पर्सन को आप टैक्स इतना लगा दे रहे हो, क्यों कम लेके जा रहे हैं? और कम कमाने वाले को इतना इंसेंटिव कि वो ज्यादा लेके जा रहे हैं, पूरा लेके जा रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है। तो दिस इज एक्चुअली डिस्करेजिंग पीपल टू अर्न मोर एंड वर्क हार्डर, ये तो गलत हो गया। तो ऐसे केस में ये गलती तो अभी भी, ये गलती तो है ही, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोविजन डाला है इस साल, इतने सालों के बाद में। इस साल देखिए क्या डाला है प्रोविजन, आपको देखो लीगल लैंग्वेज कितनी समझ में आती है। पेज नंबर 1.4 पे ये एक रिबेट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इसमें ये 7 लाख वाले के ऊपर स्टार लगा हुआ है, मिला क्या? उसके बारे में नीचे जो पैराग्राफ लिखा है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं, फिर आप देख लो आपको ये पैराग्राफ से पढ़ना है आगे कि उसका थोड़ा सा अपने को सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। पढ़ लो पहले, ये देखो रिबेट का यहां तक ये डब्बा समझा क्या आपको? ये डब्बा तो बिल्कुल वही है ना जो हम लोग ने पढ़ा, बट जो उसका पॉइंट लिखा है स्पेशल पॉइंट वो देखो ध्यान से, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स ₹7 लाख, जैसे कि अपना केस है, एंड द इनकम टैक्स पेएबल ऑन सच टोटल इनकम exceeds the amount by which the total income is in excess of 7 lakhs. The assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing the deductions under this chapter on his total income of an amount equal to the amount by which the income tax payable on such total income is in excess of the amount by which the total income exceeds ₹7 lakh. तो अगर 4-5 बार पढ़ोगे तो जम जाएगा आपको, है ना, धीरे धीरे आपको वो मतलब ऐसी आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि एक रीडिंग में आप समझ जाओगे अच्छा ये बोलना चाहते हैं। लेकिन अभी तो दिमाग खराब हो गया, कितनी बार इनकम इनकम एक्सीड 7 लाख क्या लिखा है। सो वो सिंपली बोलना ये चाहते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है यहां पर, लेट मी राइट हियर, है ना, एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर 7 लाख, कितना एक्सेस है? 20,000, ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स कितना आ रहा है आपका? 27,000। ये दो इन्होंने अपने को चीजें बताई, टोटल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख 20,000 है एंड टैक्स ऑन द टोटल इनकम इज 27,000। तो उन्होंने बोला ये वाले केस के लिए अगर टैक्स ऑन टोटल इनकम आपके एक्सेस से भी ज्यादा है तो ये जितना डिफरेंस है उतना आपको हम रिलीफ दे देंगे, उतना कम कर देंगे। ओके देखिए क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा है, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 7 lakhs, जैसे 720 है, ठीक है, एंड द इनकम टैक्स पेएबल ऑन सच टोटल इनकम, व्हाट इज द इनकम टैक्स पेएबल ऑन सच टोटल इनकम? 27,000। डज इट एक्सीड द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख? देखो इज 27,000 मोर देन 20,000? बस वही बोल रहे हैं, ये तो हो गया इफ, अगर ऐसा हुआ तो अब क्या करना, द असेसी शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन, उन्होंने बोला कि डिडक्शन मिलेगा असेसी को, क्या डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, उसका जो भी टैक्स आया ना रिबेट के पहले वाला, ये टैक्स में से कुछ डिडक्शन मिलेगा उसको। कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, डिडक्शन इज इक्वल टू, तो अपन लोग थोड़ा सा उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, इफ, तो इफ tax on total income is more than total income minus 7 lakh, then समझे क्या, if the tax on total income is more than total income minus 7 lakh, जैसे अपना क्या है बेटा 27,000 is more than 20,000, then what will happen, then उसको डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा उस टैक्स में से, कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो लिखा है इक्वल टू,
amount by which the income tax payable on such total income is in excess of the amount by which the total income exceeds 7 lakh. मतलब कि टैक्स उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा. टैक्स माइनस टैक्स माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख. ओके, उसको उतना डिडक्शन मिल जाएगा. मतलब कि उसका टैक्स जो आ रहा है, ये जो टैक्स आया था ना, ये ए था और ये कितना था बी. ए और बी का जो डिफरेंस है उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा. मतलब अपने केस में बताइए 7,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. ये ऐसा उन्होंने बोला है. सो ये बोलने का मतलब है डिडक्शन विल बी इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट बाय विच द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम. ओके, मतलब ये हो गया ए इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख. ये हो गया बी, टोटल इनकम माइनस 7 लाख. डिडक्शन इज इक्वल टू टैक्स माइनस 7 लाख. ऐसी वर्डिंग्स रहती है, फिर उसको इंटरप्रेट करके हम लोग लाते हैं यहाँ पर. तो ठीक है, उतना डिडक्शन देना है. तो ऐसे केस में देयरफॉर आपका डिडक्शन कितना आया? आपका जो डिडक्शन आया, डिडक्शन इज इक्वल टू टैक्स माइनस एक्सेस. तो कितना आ गया बेटा? 7,000. डू यू ऑल अग्री नाउ? ये डिडक्शन दिया है उन्होंने, 7,000 आ जाएगा क्योंकि ये 27,000 उस 20,000 से कितना एक्सेस में है? 7,000. तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा यहां पर? तो इसको मैं बोलूंगा एक स्पेशल डिडक्शन है. ये एक डिडक्शन है, ये रिबेट नहीं है. रिबेट तो अवेलेबल नहीं है ना, 7,20,000 की इनकम है. यहां पर टैक्स में से एक डिडक्शन मिल जाएगा. कितना डिडक्शन मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा 7,000 का. तो अब ये पर्सन का नेट टैक्स कितना आ जाएगा? नेट टैक्स कितना आ जाएगा? 20,000. ओके, उसमें ऐड हो जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, मतलब 800 रुपए. तो टोटल हो गया फाइनली टैक्स पेबल विल बी इक्वल टू 20,800. हो गया बढ़िया कंफ्यूजिंग? मतलब कि क्या हुआ है देखो, ये इनकम कितने से बढ़ी? 20,000 से, लेकिन टैक्स कितने से बढ़ गया? 27,000 से. तो एटलीस्ट फेयर तो कर देते हैं. मतलब अभी तो बेचारे ज्यादा मेहनत करने वाले के लिए अनफेयर हो गया. जो ज्यादा कमा रहे हैं उसको तो बोल रहे कि तुम ज्यादा टैक्स दे दो. तो बोले कि भाई कुछ नहीं, तो मेरी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा तो टैक्स मत लो आप. तो वो उसको एक रिलीफ दे दिया, एक छोटा सा. क्या रिलीफ दिया? कि आपको जितना एक्सेस है, जितना टैक्स इनकम के इंक्रीज से भी ज्यादा है, उतना आपको हम रिलीफ दे देंगे. सो वो कितना है? ₹7,000. 27 माइनस 20. अब आप ये पर्सन का तो चलो ठीक है 7,000 का ही फर्क पड़ा. इमेजिन अ पर्सन जो कि 7,01,000 रुपीज कमाता है, 7,01,000 रुपए कमाता है. उसकी बेचारे की इनकम कितने से बढ़ी? 1,000 से, है ना. वो भी इनकम ना अदर सोर्सेस से बढ़ जाती है कभी कभार, है ना. आपका बैंक से इंटरेस्ट आ गया, आपने वो ध्यान ही नहीं रखा था, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 7,01,000 रुपए. अब उसको रिबेट तो नहीं मिलने वाला है. अब उसका 7,01,000 पे टैक्स निकाल सकते क्या आप लोग? 6 लाख तक 15,000, उसके बाद 1,01,000 का 10%, मतलब 10,100. 15,000 प्लस 10,100 कितना हो गया? 25,100. 1,000 से इनकम बढ़ी तो टैक्स कितने से बढ़ा? 25,100 से. ये कहां का न्याय हुआ? बेचारे को मतलब 24,000 पहले वाले इनकम में से देना पड़ेगा. ये तो उसके साथ अनफेयर हो गया ना. देखो, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा. बस वो एक रेंज है 7 लाख के ऊपर एक पॉइंट तक, वहां पे होगा. मान लो जो 10 लाख कमा रहा है उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम 3 लाख से बढ़ी, लेकिन उसका टैक्स 3 लाख से नहीं बढ़ेगा. लेकिन यहां प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? बिकॉज इंक्रीज इन इनकम इज एक्चुअली लोअर देन इंक्रीज इन टैक्स. ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर रिबेट मिल जा रहा है. 7 लाख के लेवल पर रिबेट है और 7 लाख के जस्ट ऊपर रिबेट नहीं है. 7 लाख के जस्ट ऊपर गए तो पुरानी पूरी इनकम टैक्सेबल हो गई. समझ रहे क्या? तो देयरफॉर उसको दिया एक छोटा सा डिडक्शन. ओके, डिडक्शन कितना दिया है? उतना ही दिया कि उसका जो नेट इंक्रीज हुआ वो 20,000 से ही हो. अभी भी 20,000 से ही बढ़ा उसका. एक्चुअल में तो सर आप देखोगे 20,800 से बढ़ रहे हैं.
एक्चुअल में तो 20,800 से बढ़ रहा है, बट इसको हम लोग गिनते ही नहीं है, मतलब इसमें से नहीं मिलता रिडक्शन। आप बोलोगे सर फिर ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले ही 27,000 में अपन 4% ऐड कर देते फिर डिडक्शन दे देते, बट ऐसा अलाउड ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना, ये हमेशा कब लगता है, लास्ट में लगता है, तो इसमें से कोई बेनिफिट रिलीफ नथिंग डूइंग, जो भी फाइनली टैक्स आ रहा है उसमें वो 4% लग जाएगा। थोड़ा सा 800 रुपए का तो अभी भी मिस्टर एफ को नुकसान हो ही रहा है कंपेयर टू हिज वाइफ, लेकिन एटलीस्ट 20,000, ये जो 7,000 था एक्स्ट्रा, उतना तो उसको रिलीफ मिल गया। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 7,000 का बेनिफिट मिल गया उसको। 7,000 आया किधर से, वापस बता रहा हूं, इंक्रीज इन टैक्स, या इंक्रीज इन टैक्स तो जीरो से कंपेयर करेंगे क्योंकि 7 लाख के लेवल पे जीरो टैक्स था। टैक्स माइनस टैक्स अमाउंट माइनस इंक्रीज इन इनकम विच वॉज ओनली 20,000। इनकम को कंपेयर 7 लाख से करेंगे। एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर 7 लाख था 20,000, टैक्स ऑन टोटल इनकम था 27,000, तो उसको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 27 माइनस 20, 7,000। ये डिडक्शन कहां से मिलेगा, इनकम में से कि टैक्स में से? ये डिडक्शन किधर से मिला, टैक्स में से। ये टैक्स था ना बेटा, टैक्स में से डिडक्शन मिला, समझे क्या? तब आपको मैं एक एग्जांपल पूछूं, आप लोग करोगे खुद से? आप लोग को मुझे डिडक्शन का अमाउंट निकाल के बताना है। इफ द इनकम इज 7,10,000, आप निकाल के बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा, 7,10,000। ओके, मिस्टर F2 है, F2, उनकी इनकम है 7,10,000। आ गया डिडक्शन, डिडक्शन पूछ रहा हूं, 7,10,000। डिडक्शन आ गया आपका 6,000, 16,000। सिर्फ डिडक्शन पूछ रहा हूं, डिडक्शन 16,000। ओके, लेट अस सी, क्योंकि कंपेयर तो 7 लाख से ही करना है। आपका 710 पे टैक्स कितना आ रहा है, 7,10,000 पे ये 1.1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 26,000। तो योर टैक्स इज 26,000 बट योर इनकम हैज रिजन ओनली बाय 10,000। 7 से 7 10 पे गया, इनकम इंक्रीज ओनली 10,000, टैक्स इंक्रीज 26,000, सो देयरफॉर डिडक्शन विल बी गिवन ऑफ 16,000। अब फाइनली बताओ फिर ये कितना आ जाएगा, 26 माइनस 16, ये कितना आ गया 10, ऐसे ही आया कुछ, 10,000 प्लस 400, 10,400, ऐसा। यहां तक समझे? अब देखते हैं हम लोग हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा। ये देखिए, क्यों नहीं चल रहे? मेरा मोबाइल तो चल रहा है। ठीक है, मैं मोबाइल से इमेज लेकर के आता हूँ। नो टैक्स अप टू 7.27 लैक्स, ठीक है। इस डिडक्शन को मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, ठीक है, 14 जुलाई 2013 को।
ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। निर्मला सीतारमन जी ने 14 जुलाई को बोला था, ये 14 जुलाई का है, नो टैक्स फॉर पीपल अर्निंग अप टू ₹7.27 लाख पर एनम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, उन्होंने क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब अगर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और ये वो आप लोग भी अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा 14 जुलाई का। नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन लेफ्ट आउट बाय द गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, क्योंकि स्केप्टिसिज्म था कि जो लिटिल मोर अर्न कर रहे 7 लाख के ऊपर उनको क्या। So we sat as a team and went into the details to find out at what stage you pay tax for every additional rupee one you earn. 7.27 lakh पे you don't pay any tax now, ऐसा लिख दिया, ऐसा बोल दिया उन्होंने। It is only at ₹27,000 that the break even comes. After that you start paying tax. लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि अपन लोग ने तो 7,20,000 का कैलकुलेशन किया, उसमें टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्टीमेटली आ रहा है। तो वो स्टेटमेंट या तो गलत है, या तो उसके हिसाब से उन्होंने अपडेट नहीं किया, अमेंडमेंट नहीं लाया है। उन्होंने जो अमेंडमेंट लाया है वो तो ये था, इसके हिसाब से तो डिडक्शन इतना ही मिलेगा। ऐसा बोल दिया क्या कि अप टू 7,27,000, तो फिर रिबेट ही 727 तक खींच लेते थे। अच्छा, 727 तक रिबेट खींचेंगे तो फिर व्हाट अबाउट 728 जो कमा रहे हैं, वो 1,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो कहीं ना हमेशा ही चलते रहेगा ऐसे, धीरे धीरे तो सभी लोग कवरेज में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट या तो गलत है, मिसलीडिंग है, या तो अकॉर्डिंगली उसके अमेंडमेंट्स अभी इशू होने के हैं। मैंने सर्च भी किया, उससे रिलेटेड कोई सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन या एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आया है टू से दैट देयर विल बी नो टैक्स अप टू 7,27,000। 727 का आंकड़ा कहां से है वो मैं आपको बता सकता हूं। 727 का आंकड़ा कहां से आया, ये जो आप लोग ने देखा, देखो, हाँ 20 आपका आपका 710 पे आपका 16,000 का डिडक्शन आ रहा था, 720 पे कम हुआ, वैसे ही 7,27,000 पे चेक करो, या आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, उसको तो कैलकुलेट करके आ सकते हैं। देखो आपकी इनकम बढ़ रही है, इधर टैक्स रेट कितना है, 10% है, 15,000 तो है, प्लस 10% ऑफ एक्स्ट्रा, इनफैक्ट 7 लाख तक के तो कितना है, 25,000 है ही, 25,000 तो है 7 लाख तक के। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए वो 727 का आंकड़ा उन्होंने तो बोला हमने एक एक रुपये पे कैलकुलेट किया, लेकिन आप मैथमेटिकली बिना एक एक रुपये पे करे भी कर सकते हो, उन्होंने भी नहीं किया होगा वैसा, बोलने की बातें रहती हैं। कैसे करोगे बेटा, देखो 25,000 तक का तो टैक्स 7 लाख पर ही आ गया, 7 लाख के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां दिस टू आर इक्वल, basically these two are equal, right? Excess of income over 7 lakh and tax on that both are equal, correct? अब ये टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स निकलता है, टैक्स कैसे निकलता है बेटा, टैक्स आता है 25,000 प्लस ऊपर की जो इनकम है उस पर 10%, 7 लाख के ऊपर की जो इनकम है ना, और ये 7 लाख के ऊपर की इनकम को आपने कितना मान लिया, x, let the income over 7 lakh be x, so 25,000 plus 10% of x is equal to x, is equal to x। आपको ये दोनों इक्वल चाहिए था ना, जिसको नहीं समझ आ रहा टेंशन मत लो, उन्होंने कैसे निकाला मैं बस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 27 भी नहीं है, वो थोड़ा अलग आएगा। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आपको आ जाएगा 0.9x is equal to 25,000, so x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 27,777.7 मतलब 27,778। तो एक्चुअल में वो इनकम लेवल कौन सा है, 7,27,778 रुपीज, जिसके बियॉन्ड ये वाली डिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लेवल पर और उसके नीचे थोड़ा थोड़ा डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज द इंक्रीज इन इनकम विल बी लेस देन द इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स तो 27,000 उतने से बढ़ रहा है, सो दैट इज द थिंग, है ना, उतना डिडक्शन मिल जाएगा। अब वही बात कि उन्होंने जो बोला कि 727, तो इट इज जस्ट एन आर्बिट्ररी फिगर, देन एग्जैक्ट भी नहीं है, वो तो एग्जैक्ट है क्या 727 778 है क्या, वो नहीं है। दूसरा उसका कहीं कोई लीगल बैकिंग नहीं है,
तीसरा, आपके पास जो कैलकुलेटर अवेलेबल है, आई डोंट नो अभी इंटरनेट चल रहा है क्या, पता नहीं कुछ कारण से नहीं चल रहा है, ये जो आपका कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसमें भी अगर आप 7 लाख, इसमें तो वो उन्होंने वो रिलीफ को कंसीडर भी नहीं किया। देखो 24-25 के लिए मैं गिन रहा हूं, इफ द इनकम इज अपनी कितनी थी, 7,20,000 थी, 720 डाल के देखो, ये देखो ये कितना टैक्स बता रहे हैं, 28,080 रुपए बता रहे हैं। मतलब इसने, उन लोग ने क्या नहीं लिया है, वो डिडक्शन नहीं लिया है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज रिलायबल। जबकि एक्ट में तो चेंज आ चुका है, और ये असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से मींस इट इज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। देखो लास्ट अपडेटेड ऑन 21 अगस्त लिखा है, मतलब आज, ये वेबसाइट लास्ट आज अपडेट हुई है, तो भी उन्होंने उस चीज को अपडेट ही नहीं किया। मतलब उन्होंने अपने नॉर्मल वाले डिडक्शन को ही अपडेट नहीं किया यहाँ पर। तो वो निर्मला सीतारमन जी ने जो बोला था वो तो पक्का ही नहीं आया है। चलो उन्होंने जो नहीं बोला, यहां पर नहीं आया तो कहां आना चाहिए, ये तो वैसे भी फाइनल नहीं है। देखा आपने नीचे डिस्क्लेमर दे दिया इन्होंने, दिस कैलकुलेटर इज ओनली टू एनेबल पब्लिक टू हैव अ क्विक एंड एन इजी एक्सेस, डज नॉट पर्पट टू गिव एन करेक्ट इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप प्रोविजंस के हिसाब से करना, तो हमने प्रोविजन के हिसाब से किया, तो हमारा इतना आ रहा है क्या, 28,000 आ रहा है कि कम आ रहा है, कम आ रहा है, 28,080 नहीं आ रहा है अपना, एक्चुअली 27,000 में 4% ऐड करते थे तो शायद 28,080 आता था, है ना, लेकिन अपन तो 7,000 हटा के फिर ऐड किए, तो अपना करेक्ट टैक्स इतना है, वी आर टेकिंग दिस डिडक्शन। इसको हम लोग रिलीफ भी बोल सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ बोल सकते हैं इसको, मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि इंक्रीमेंटल पे रिलीफ है। बट फॉर व्हाट निर्मला सीतारामन जी सेइंग, देयर इज नो नथिंग राइट नाउ इन द एक्ट, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। हो सकता है कि आगे वो लोग कुछ अपडेट ला ले वो बात को पैरेलल में रखते हुए, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि आप 727 तक जीरो भी कर दोगे, तो फिर व्हाट अबाउट 728, 729, वो तो बेचारा अगेन 1,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए 20,000 एक्स्ट्रा टैक्स देगा, तो वो तो होगा ही ना फिर। सो आप कब तक कि उसको जीरो करते जाओगे। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए 20,000 एक्स्ट्रा टैक्स रखा। मतलब इफ इट इज नॉट बेटर फॉर हिम बट एटलीस्ट इट इज फेयर फॉर हिम, है ना, तो यहां पर एटलीस्ट ऐसा किया उन लोगों ने। अच्छा अब और एक मजे की बात बताता हूँ, उनको तो ध्यान में आ गया कि बेचारे जो लोग मार्जिनली एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उनको तो बहुत सारा एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है ना, जो लोग 7,01,000 कमा रहे, 1,000 एक्स्ट्रा कमा रहे, आपने निकाला था ना, उनको तो कितना 25,000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है 25 के ऊपर, तो ये तो गलत है। तो गलत तो उनको पता है, तो गलत को उन्होंने फिर दोनों रिजिम में ठीक करना चाहिए, न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में, लेकिन उन्होंने कहा ठीक किया सिर्फ न्यू रिजिम में, ओल्ड रिजिम में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ओल्ड रिजिम में तुम 5 लाख कमा रहे हो वहां तक की रिबेट है, 5,01,000 पे आ जाओ, 5,01,000 कमाओगे तो आपको टैक्स कितना लगेगा, 5,01,000 पे एक्स्ट्रा 1,000 इनकम निकालो कितना लगेगा, 5 लाख तक 12,500 है, ऊपर के 1,000 पे 20% मतलब 200, 12,700, 1,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए बेचारे ओल्ड रिजिम वाले असेसी को 12,700 देना पड़ रहा है टैक्स। तो उसके लिए नहीं लगता है क्या आपको, उसके लिए नहीं लगा किसी को, तो उसके लिए ऐसा कोई रिलीफ है ही नहीं। तो देयरफॉर यहां पर ना बहुत सारी चीजें थोड़ी सी इलॉजिकल रहेगी, क्योंकि यहां पर जो चीजें रहेगी वो लॉजिकल रहेगी, लॉ में जो लिखा है वो फाइनल होता है ना। इट मे अपियर टू यू कि सर इधर दिया है तो उधर भी होगा, लगा देते हैं वहां पर भी, लेकिन वहां मत लगाना रिलीफ, क्योंकि वहां नहीं है, क्योंकि आपको किताब में भी आप देखो सिर्फ इसी में स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली कुछ दिया है मतलब दूसरी तरफ नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं। सर देयरफॉर सेम लॉजिक से यहां पर भी हो जाएगा क्या, नहीं बेटा, इज इट क्लियर, ऐसा है। सो रिबेट के बारे में पूरी चर्चा समझ में आई क्या आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, अपना आंसर तो तैयार हो गया था, 7,20,000 वाला अल्टीमेटली टैक्स कितना दे रहा है, 20,800 आफ्टर कंसिडरिंग मार्जिनल रिलीफ। लेकिन इसको आप हाईलाइट कर लो, अगर इसमें कोई चेंज आया, कंसिडरिंग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, रिसेंटली किया है, 14 जुलाई 2023 को ही किया है, उससे संबंधित कुछ चेंज आता है फ्यूचर में कि 727 तक एक्चुअल में जीरो टैक्स आएगा, तो वी विल सी, है ना, क्या करना, बट अभी तो टैक्स आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
4,50,000 कमा रहा है ये पर्सन, तो कितना टैक्स आएगा दोनों केस में? नील। बट ध्यान देना है, ये केस में इनकी एज कितनी है? 81 ईयर्स। ठीक है, न्यू रिजिम में तो कोई टेंशन नहीं है एज का, है ना, नील। ओल्ड रिजिम में एज 81 है, तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही 5 लाख। डू दे नीड द थ्रेशोल्ड? रिबेट वगैरह की जरूरत है उनको? नहीं, तो ये वैसे ही नील है, ये वाला आपको करने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। 8 9 10 11 12 13, आप लोग भी अपडेट कर लो नंबर, तो मैं नंबर से बोलूंगा तो आपको मैच हो जाएगा। 19 20 21, एक्चुअल में देयर आर 21 केसेस, आप शुरू किए होंगे 17 सोच के, 21 केसेस हैं, उसमें से 9 हो गए। नेक्स्ट, मिस्टर एच, एज 76, इंडिविजुअल रेसिडेंट, तो इनका न्यू रिजिम में रिबेट के कारण कितना हो जाएगा अल्टीमेटली टैक्स? नील हो जाएगा, पक्का है ना, फिर भी अपन लोग लिख के कर लेंगे। अच्छा, ये अब आपको मैं काम दे देता हूं ना थोड़ा सा, कौन सा करोगे बेटा आज? ये 5H वाला करना, HIJKLMN, ठीक है, यहां तक करना। नहीं, कल 6 दिया था ना, 3 और 3 6, 7वां बोनस है, करना है तो करना, लेकिन जो करोगे भी तो हो सकता है आपका आंसर उनके साथ में मैच ना हो अगर उनका अपडेटेड रहा तो, बिकॉज 50 लाख के ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज। 50 लाख के ऊपर जो भी टैक्स आता है, आप 50 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो जो टैक्स आता है उस पर लगेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ, सरचार्ज के रेट्स आपको बता देता हूं, सरचार्ज के रेट्स किधर गए किधर गए किधर गए, कहां गया उससे गिरा, ये देखो सरचार्ज के रेट्स। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक के तो नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज का रेट है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो दोनों रिजिम में 15-15, 2 करोड़ से 5 करोड़ अगर आपकी इनकम है तो सरचार्ज 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है तो ओल्ड में अभी भी 37 रखे, न्यू में इस साल से 25 कर दिया। मतलब कि वो लोग किसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं? न्यू रिजिम को। दिख रहा है आपको, हर तरफ से जो भी फेवरेबल अमेंडमेंट आ रहा है वो किस में आ रहा है? न्यू में। पहले एक्चुअल में ये भी 37 था, अब उन्होंने उसको हटा करके न्यू में 25 कर दिया। पहले तो मेरे ऐसे 2 कॉलम्स थे ही नहीं, एक ही जगह लिखता था, लेकिन दैट इज हाउ चेंजेस आर कमिंग इनटू फोर्स। अब ये सरचार्ज कैसे अप्लाई होता है, आप लोग अपने लेवल पे क्या करना, टैक्स निकाल लेना। कौन से लेवल पे निकालोगे? 57 लाख की इनकम पे टैक्स निकालना, ठीक है। जो भी टैक्स आएगा उसका 10% ऐड कर देना, सरचार्ज बोल के, टैक्स का 10%, इनकम का नहीं, टैक्स का 10%, तो आपको मिल जाएगा टैक्स प्लस सरचार्ज। उसमें क्या ऐड करना फिर? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो मत भूल जाना। अच्छा, वो 4% बेसिक टैक्स का लगेगा कि सरचार्ज का लगेगा? दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसका लगेगा, समझ रहे? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू ट्राई टिल हियर, ओके। एंड अगर आपके पास वैसे भी अभी आपकी दोपहर की क्लास शुरू होने की है, तो अभी आप लोग ये जो है करते पूरे कंपेयर भी करते जाइए, तो आपका ग्रिप बनते जाएगा, है ना। एटलीस्ट टैक्स कैलकुलेशन आउट ऑफ ऑल द थिंग्स यू शुड नो वंस यू स्टार्ट स्टडिंग इनकम टैक्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मजा आया सब पढ़ने में? ओके, चलिए, वी विल कंटिन्यू टुमारो देन विद दिस क्वेश्चंस फर्दर।